विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार। इन दिनों उत्तर भारत में बवाल मचा हुआ है। देश के इस इलाके में गांव-गांव बहस चल रही है और ये माना जा रहा है कि सामान्य वर्ग के खिलाफ एक काला कानून आ गया है। मैं बात कर रहा हूं यूजीसी बिल की। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है, उसने 13 जनवरी को एक नया नियम लागू किया है और उस नियम को देश के उच्च शिक्षा के सारे संस्थानों में लागू कर दिया गया। यानी हर डिग्री कॉलेज में और हर यूनिवर्सिटी में या हर वो इंस्टीट्यूट जो उच्च शिक्षा की शिक्षा देता है। और इसी बिल को लेकर सामान्य वर्ग के लोगों में एक गुस्सा है और यह है कि उनके साथ ये अन्याय लाने वाला बिल लाया गया है। पहले इस बिल की वजह क्या थी ये बता देता हूं और मैं ऐसे ही लोगों के साथ खड़ा हूं। ये जो छात्र हैं मेरठ विश्वविद्यालय के हैं, इन्होंने कल ही ज्ञापन सौंपा है और कुछ लोग हैं जिन्होंने अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन किया है। मेरठ विश्वविद्यालय और तमाम अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र सामान्य वर्ग के इसको लेकर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। 28 जनवरी को मेरठ विश्वविद्यालय के सामान्य वर्ग के छात्रों ने एक आंदोलन करने का फैसला भी किया है। यूजीसी को और भारत सरकार को ये चेतावनी दी गई है कि इस बिल को वापस लिया जाए, नहीं तो आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर भी कर दी गई। तो आज यूजीसी का बिल क्या है, इसको लेकर विरोध क्या है, आशंकाएं क्या है और बिल में सही सही चीजें क्या है, ये बताने की मैं कोशिश करता हूं, जिसको लेकर गांव-गांव इन दिनों चर्चा चल रही है। सबसे पहले शुरुआत करता हूं मेरठ के इस जगह से। एक पार्क में मैं आया हूं और लोगों की क्या आशंकाएं हैं और इस पूरे कार्यक्रम में मैं बताने की कोशिश ये भी करूंगा कि यूजीसी बिल की जरूरत क्यों पड़ी और ये यूजीसी बिल में क्या क्या प्रावधान है। दरअसल 2 छात्रों की मौत के बाद जो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया था कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर उच्च शिक्षा में जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने के लिए एक नई गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। कहा यह जा रहा है ये बिल बहुत सारी तैयारियों के बाद, विचार विमर्श के बाद बनाया गया है ताकि उच्च शिक्षा में लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म क्षेत्र के आधार पर, विकलांगता के आधार पर महिलाओं को किसी तरह का कोई शोषण या पक्षपात न हो। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए इसमें कहीं कोई छूट का प्रावधान नहीं है। अगर शिकायत गलत भी की जा रही है तो उसके लिए उसके पास बचाव का रास्ता क्या है। ये 2-3 चीजें। और दूसरी बात, ओबीसी को इसमें शामिल कर लिया गया। एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी को शामिल करने पर भी ऐतराज है। सामान्य वर्ग का कहना है कि सिर्फ हम ही छूट गए और बाकी सबको कवच दे दिया गया। एससी एसटी को दे दिया गया, ओबीसी को दे दिया गया, महिला को दे दिया गया, दिव्यांगजन को दे गया, तो क्या शोषक सिर्फ सामान्य वर्ग का छात्र ही है? उसके लिए कहीं कोई उपाय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई। तो मैं सबसे पहले जो आशंकाएं लोगों के दिमाग में है, छात्रों के दिमाग में भी है, टीचर भी हैं, छात्र भी हैं, अभिभावक भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करता हूं। तो माहौल क्या है, मैं आज यही बात होगी। हमारे साथ बने रहिए, आपको यूजीसी बिल के सारे प्रावधान भी बताने की कोशिश करूंगा। तो आखिर आप लोगों को ऐसा क्यों लगने लगा कि ये यूजीसी बिल सामान्य वर्ग के खिलाफ है, अपर कास्ट के खिलाफ है? ऐसा क्यों लगता है? असल में राजीव जी, जो आशंकाएं हैं वो एक तो इसलिए हुई कि इसमें ओबीसी वर्ग को शामिल किया गया और ओबीसी जो है कोई जाति तो है नहीं, एक क्लास है। उस क्लास में तमाम सारी ऐसी जातियां हैं जो खुद को और बाकी लोग भी उन्हें मार्शल कौम के तौर पे जानते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में वो बहुत प्रभावी भी हैं। अलग अलग स्टेट्स में आप देखेंगे तो वो बहुत प्रभावी जातियां भी हैं। तो एक तो आशंका जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उन्हें ये हुई कि साहब हम ही लोगों को अलग कर दिया गया। ऐसा माना गया कि साहब यही 3-4 जो जातियां हैं ये शोषणकारी हैं, इसका मतलब।
और दूसरा इसमें एक ये हुआ कि अगर कोई गलत भी शिकायत दर्ज की जाती है तो उस गलत शिकायत को जो है उसका पनिशमेंट कुछ नहीं है। अगर ये होता है एक गलत पूरी तरह शिकायत थी, ये मतलब एक अजीब सी बात हो गई कि मैं जिसके खिलाफ चाहूँ उसके खिलाफ जो है एक शिकायत दर्ज करूँ, वो फंसे तो फंसे और नहीं भी फंसे तो कुछ दिन परेशान तो कम से कम रहे ही। तो ऐसा कानून है जिसमें एक वर्ग को ये माना गया कि साहब वो शोषित है, वो जो शोषित हो गया, और दूसरा शोषक ही है। मुझे लगता है अजीब सा है, लोगों के बीच में जातीय तनाव बढ़ाने जैसा है। क्यों नहीं ऐसा किया जाता कि सबको न्याय मिलेगा? छात्र छात्र है, मैं भी मानता हूं कि किसी भी आधार पर कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या 70 साल 75 साल बाद भी हम ये कहेंगे कि साहब एक ही क्लास के लोग जो है ज़्यादा करते हैं? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। आप इसी मेरिट की चीज़ें उठाएंगे तो तमाम सारे गलत काम अलग जातियों से, अलग धर्मों से तमाम लोग करते हैं। अच्छे और बुरे लोग हर जगह हैं। तो आशंका केवल ये है कि साहब हम ही लोगों को शोषित जो है, ये क्यों मान लिया गया कि ये 3-4 क्लास इसमें शोषण करेंगी। आपकी बात से दो बातें मुझे निकलती हुई दिखाई दे रही है, अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा। आपने कहा कि एक ऐतराज है कि इसको ओबीसी को क्यों शामिल किया गया, दूसरा ऐतराज ये है कि शिकायत अगर गलत हो, इंटेंशन अगर गलत हो, तो उसको पेनल्टी या गलत शिकायत करने वालों को सजा का प्रावधान नहीं। यही दो बातें आपकी मोटे तौर पर है। जी बिल्कुल, यही बिल्कुल बात है कि साहब अगर कोई गलत शिकायत करता है, और छात्र आपस में गलत और सही कर सकते हैं, वो किसी भी वर्ग का छात्र है वो गलत सही कर सकता है, बच्चे हैं गलतियां भी कर सकते हैं, तो उन्हें इतना डर होना चाहिए कि कोई झूठी शिकायत किसी के खिलाफ नहीं होगी। अब ये दो चीजें इसलिए मैं बताते चलता हूं, सवाल जब निकलते हैं तो जवाब बताना ज्यादा आसान हो जाता है। अब ओबीसी को इसमें शामिल क्यों किया गया? पिछले साल यूजीसी की जो ड्राफ्ट कमेटी ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था और जो पब्लिक रखा था कि इसमें जो संशोधन की गुंजाइश है, तो बहुत क्रिटिसिज्म, बहुत आलोचना यूजीसी के उस ड्राफ्ट की हुई थी कि आखिर में इसमें ओबीसी को क्यों नहीं जोड़ा गया। और तमाम बहस के बाद ओबीसी को उसमें जोड़ने का इसलिए फैसला किया गया कि आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को इसलिए रखते हैं कि वो शैक्षणिक, सामाजिक स्तर पर पिछड़े हैं, और चूंकि उनको आरक्षण मिलता है, ये मानते हुए कि वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो ओबीसी भी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े। मैं किन्हीं खास जिन मार्शल कौम की आप बात कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे ओबीसी की बात कर रहा हूं। तो ये माना गया, ये कहा गया ड्राफ्ट कमेटी के उस प्रोविजन के बाद कि चूंकि एससी एसटी को जिस कैटेगरी से आरक्षण मिलता है, ओबीसी को भी आरक्षण इसी आधार पर मिलता है कि वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है, लिहाजा उसके लिए भी गाइडलाइन होनी चाहिए और उसे भी सेफगार्ड मिलना चाहिए। इस आधार पर, इस तर्क के आधार पर ओबीसी को जोड़ लिया गया। लेकिन जैसा, आपका नाम क्या है? स्नेहवीर पुंडीर। तो पुंडीर साहब ने जैसा कहा, पुंडीर मेरठ में राजपूत होते हैं, पहले ये बता दूं, सामान्य वर्ग में। तो अब जैसे मेरठ की बात है, मेरठ, सहारनपुर और इस पूरे इलाके में जाट और गुजर, नोएडा, गाजियाबाद, जाट और गुजर, ये किसी भी तरीके से किसी भी सामान्य वर्ग से कमजोर नहीं है, बल्कि 20 ही ठहरते। लेकिन आपका इशारा उसी तरफ था, इन्हीं कौम की तरफ। कहीं यादव हैं, कहीं जाट हैं, कहीं गुजर हैं, अलग अलग जातियां प्रभावी हैं। तो आपने आधा जवाब दे दिया था, वो बात सही थी कि ओबीसी में तमाम ऐसी जातियां भी हैं जो शायद अगर शामिल होंगी तो तमाम लोग कहेंगे कि हाँ वो इतने पिछड़े हुए हैं कि उनको संरक्षण की जरूरत है। लेकिन ओबीसी में ही कुछ जातियां ऐसी भी हैं कि जो इन 3-4 के साथ मिली हुई ज़्यादा दिखाई देंगी आपको, सामाजिक, आर्थिक तौर पर भी और शैक्षणिक तौर पर भी। तो सवाल इनका जो कहना है वो मैंने बता दिया, और जो कमेटी में जो कानून बनाने के लिए जो तर्क दिया गया ओबीसी को शामिल करने का, वो मैंने बता दिया। दूसरी बात, जो पेनल्टी का इन्होंने प्रावधान कहा कि आखिर में गलत शिकायत कर देगा तो पेनल्टी, अब पहले पेनल्टी का प्रावधान था, उसको क्यों हटा दिया? गलत शिकायत वाले को कोई सजा क्यों नहीं मिलती? उसका तर्क ये दिया गया कि अगर गलत शिकायत पर पेनल्टी का प्रावधान रहता है तो शिकायतकर्ता शिकायत करने से डरता है, इसलिए उसे अपील का मौका तो दिया जाएगा, लेकिन पेनल्टी शिकायत करने वालों की जांच अगर गलत
गलत पाई गई तो पेनाल्टी का प्रावधान हटा दिया गया, ये कहते हुए कि शिकायत करने वाला पेनाल्टी के डर से शायद अपनी शिकायत दर्ज न कराए। आगे के प्रावधान भी मैं आपको बताऊंगा। चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, सवाल जैसे जैसे आगे उठता है।